वेलकम गाइस। आपका भाई आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया है जेई मेंस और नीट से रिलेटेड। देखिए गाइस, जो कोविड-19 का जो असर है हमारे कंट्री में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और कई जो अपने स्टेट है उनमें ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो इसको देखते हुए भी जो हाल ही में मेंस वालों ने अपना जो डेट डिसाइड किया है वो डेट डिसाइड किया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का 21 टू 22 जून। ठीक है गाइस, तो अपने पास सीधे सीधे 2 महीने हैं। देखिए गाइस, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है ये, अगर उसका वो सही से यूज़ कर सकते हैं तो। ठीक है, अब भैया हमें कितने नंबर चाहिए, क्या हमारे ये अभी माइंड में ये चल रहा होगा सबके। ये ऐसा ही होता है कि जब एग्जाम्स हम थोड़ा सा पहले होते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ्स पहले, तो हमारे माइंड में ये चलता है कि हम ये टारगेट लगाने लग जाते हैं कि हमें 200 चाहिए आउट ऑफ 360, 250 चाहिए, 180 चाहिए एनआईटी के लिए, अच्छी एनआईटी के लिए। तो देखिए ये सोचना कई हद तक सही है, लेकिन कई हद तक हमें नेगेटिव एनर्जी भी हमारे अंदर लेके आता ही है। वो हमने टेस्ट सीरीज दी है कोचिंग्स में, हमारा टेस्ट स्कोर अगर जैसे हमारे अकॉर्डिंग जो हमने सोच रखा है उससे कम रहता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है हमारे ऊपर कि हम अभी से आइडिया लगा रहे हैं। नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक अच्छी एनआईटी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 120 मार्क्स जो होते हैं, अ, वो अपने कट ऑफ रहती है हर साल की। एवरेज बता रहा हूँ मैं, थोड़ी बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो इस साल की कट ऑफ हो सकती है वो 120 हो सकती है, लेकिन हमें कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, हमें अपना टारगेट फिक्स करना है। तो मैं एवरेज टारगेट लेके चलता हूँ कि 200 मार्क्स पे हमें कोई भी अच्छी एक एनआईटी मिल सकती है। ठीक है, तो हम 200 मार्क्स कैसे लाए भैया। तो देखिए मेरा जो मानना है वो ये कहता है कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई मेंस की, जेई एडवांस की, हम जेई मेंस की पहले बात करते हैं। तो जेई मेंस की प्रिपरेशन करने वालों में से 60 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं, यहाँ तक कि ऐसा कह लीजिए कि 80% बच्चे, 80% स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि केमिस्ट्री आसान सब्जेक्ट है। आसान नहीं, हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और जो कि है भी। आप भी मेरी बात से एग्री करते होंगे। तो जब 80% स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि केमिस्ट्री इजीली हो जाती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये सही है। मैं इस बात को रिकमेंड करता हूँ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें मैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे जो 3 आवर्स का पेपर है, जो 3 घंटे का हमारा पेपर होने वाला है, तो अगर हम एक एक घंटा डिवाइड करते हैं तीनों को, तो भी हम आधा घंटा, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आधा घंटा या 45 मिनट में केमिस्ट्री का पेपर पूरा हो जाता है, प्लस स्कोर के साथ। तो हम बात करते हैं कि कितना स्कोर ऑन एन एवरेज बच्चा नहीं, जो पढ़ाई में ठीक हो, वो बच्चा कितना स्कोर ला सकता है, कितना स्कोर केमिस्ट्री में कर सकता है, उसे करना चाहिए अच्छे स्कोर के लिए, जैसे 200 स्कोर के लिए। तो मेरा ये मानना है कि 80 to 90 आउट ऑफ 120, 80 to 90 इतना मार्क्स तो उसे करना ही चाहिए, जब जाके वो अपने जो उसने टारगेट सेट किया है 200 का। क्योंकि अभी हम बात करेंगे आगे की फिजिक्स और मैथ्स के लिए, तो हम पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री में 80 to 90 उसको करना चाहिए, और करना पड़ेगा 200 के लिए। देखिए कुछ 80% स्टूडेंट जो मैंने रेशो लिया था, उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स है वो ऐसे भी है कि मैथ्स हाई लेवल पे पसंद है केमिस्ट्री से भी अच्छा। हालांकि स्कोर केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैथ्स उनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कोई फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम एवरेज लेके चल रहे हैं सबकी बात करते हुए कि केमिस्ट्री में 80 to 90 हमारा आसानी से हो जाता है। तो देखिए मैं एक लिस्ट बनाते हुए चलता हूँ कि कितना कितना स्कोर हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं बात करूँ कि हमने केमिस्ट्री में लिया ओनली 80। ठीक है, 80 लेते हैं, मिनिमम वाला लेते हैं एवरेज स्टूडेंट्स। हम अब आगे बात करते हैं कि मैथ्स। अब मैथ्स जो एवरेज, मैंने स्टूडेंट से बात करता हूँ, मैं स्टूडेंट से मैं पता लगता है मुझे कि मुझे ये पता लगता है कि जैसे मैंने 80% रेशो में केमिस्ट्री को अच्छा लिया कि केमिस्ट्री में आसानी से स्कोर हो जाता है, तो वैसे मेरे को मालूम चला कि 50 to 60% जो स्टूडेंट है वो ये कहते हैं कि फिजिक्स के कंपैरिजन में मैथ्स आसान होती है और हो जाती है, लेकिन केमिस्ट्री से नीचे रखना चाहते हैं मैथ्स को। ठीक है, तो बीच का हुआ मैथ्स। ठीक है, तो अब मैथ्स में क्या होता है कि मैथ्स में आप मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 60 to 70 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 120, क्योंकि 50% जो मैथ्स का पोर्शन है वो तो एक
ऐसे टॉपिकों से बना हुआ है जिसमें डायरेक्ट पुट अप क्वेश्चन आते हैं जो आपने देखे हुए होते हैं एग्जाम में। ठीक है गाइस, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम मैथ्स में लेके चलते हैं अपना कितना 60। ठीक है गाइस, अब हमारे टोटल अभी कितने हो गए 140। 140 हो गए गाइस, आप भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब बात आई फिजिक्स की। अब फिजिक्स तो हमें टफ लगती है और अभी हमारा जो टारगेट है 200, उसको पूरा करने के लिए अभी हमें 60 मार्क्स और चाहिए, तो टारगेट पूरा नहीं हो पाता। तो अधिकतर बच्चे जो 80% जो मैंने रेशो लिया था वो इस चीज को फॉलो करते हैं और पीछे रह जाते हैं। अरे बस देखो, मैं ये नहीं कहता कि केमिस्ट्री और मैथ्स की दोनों की स्ट्रॉन्ग है और फिजिक्स वीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि गाइस की कभी कभी ऐसा होता है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, या कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग लेके चला भी और फिजिक्स को पीछे, तो कई 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 स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि दो कोई भी दो सब्जेक्ट होती है वो अच्छे होते हैं और एक वीक होता है, लेकिन उसको जो उसने टारगेट सेट किया हुआ है उसको उन दोनों के अकॉर्डिंगली उस तीसरे में भी काम करना पड़ता है, जब जाके उसका टारगेट कंप्लीट हो पाता है। नहीं तो उसका जो स्कोर है वो उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाता, जिससे वो बाद में बहुत ही खराब लगता है। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब कई कई स्टूडेंट्स की ये मानने होगी कि हम सर केमिस्ट्री में मार्क्स बढ़ा सकते हैं, तो कितने बढ़ा सकते हैं आप? चलो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 120 आ जाएंगे, लेकिन 80 से आप 100 पे पहुंच जाओगे, 90 100 कितने पे, एवरेज बात करते हैं अपन। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स हुए 100 केमिस्ट्री में, या फिर 90 100, तो आपने 10 मार्क्स, अब आपके टोटल कितने हो गए 150। ठीक है, कई स्टूडेंट बोलेंगे हम मैथ्स में ग्रो करेंगे, मैथ्स में ग्रो करो, कितने करोगे 20 to 30 वही, फिर आपके कितने हुए 170 ओवरऑल, तो भी आपको फिजिक्स में काम करने की जरूरत है। तो गाइज मेरा जो आज का लेक्चर है, वो आज का जो वीडियो है मैंने इसीलिए बनाया कि 80% स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो प्रॉब्लम है फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में मैं आपको आज ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आप कम पढ़ेंगे। अभी आपके पास 2 मंथ्स का टाइम है, हम 1 महीना लास्ट का रिवीजन के लिए छोड़ते हैं। हम मई पे काम करते हैं, और मई में ऐसा तो नहीं है कि आपने स्टार्टिंग से फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है, खूब अच्छा पढ़ा है, मैं ये मान के चलता हूँ। अब आपने अच्छे से पढ़ा है तो हम क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच पे जाएंगे अब ओनली, और उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनकी जो आने की चांसेस हैं, जिनमें से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो तो वेटेज उनका ज़्यादा है, वेटेज वाइज उनका चैप्टर्स ज़्यादा है, लेकिन टॉपिक छोटे हैं, आसान टॉपिक है, इजीली हो जाते हैं। और कई कई फिजिक्स में ऐसे टॉपिक है जो बहुत टफ है, जैसे हम फ्लूइड की बात करें, बहुत टफ चैप्टर मानता हूँ मैं, लेकिन उसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी नहीं आता। तो बच्चों को अभी उस टाइम ये नहीं पढ़ना जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स के साथ। आ रही बात समझ स्टूडेंट्स? तो देखिए, मैं आपको पहले 11th की फिजिक्स में से टॉपिक सेलेक्ट करवाता हूँ, आप अपनी नोटबुक अपने साथ में रखिए और धीरे धीरे राइट करते जाइए। ठीक है गाइस? ठीक है, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए। तो देखो, बात करें हम फिजिक्स में, देखिए मोशन आपको मालूम, तीनों मोशन, ये टॉपिक आपने इजीली पढ़ा है स्टार्टिंग में सबका। जब स्टार्टिंग में हम ज्वाइन करते हैं कोचिंग, तो हमें बहुत ही पढ़ने का अच्छा रहता है कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे, आईआईटी क्रैक करना है, फोड़ेंगे इस बार तो आईआईटी को। तो उस वजह से उसी जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है उस टाइम कि अब तो क्रैक करना है टीचर से भी, तो उस टाइम हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपके अच्छे से होंगे। उसके बाद हम, अब जो आपके नोट में लिखना है वो लिखना है एनएलएम और फ्रिक्शन, इन दोनों टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से करना है। हम नीचे आते हैं वर्क एनर्जी पावर, इजी टॉपिक है तीनों, एनएलएम फ्रिक्शन और डब्ल्यूपी वर्क पावर एनर्जी, इन तीनों को करके जाना है। ठीक है, हम नीचे आते हैं रोटेशनल मोशन, आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर पढ़ के जाए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी स्टार्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अब आप हाथ न लगाएं। ठीक है गाइज, मैं आगे चलता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं वो है थर्मो थर्मल एक्सपेंशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनेमिक्स। ये आपको पढ़ के जाने हैं, तीनों आपस में रिलेटेड चैप्टर है, पढ़ के नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी इसमें बढ़ानी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में से हर साल एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अपने अभी तक कितने टॉपिक हुए वो आप देखते जाइए। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ 12th पे।
मैंने 11th में से बहुत कम चैप्टर बताए, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में पढ़ लेते हैं तो 11th पे तो आप अपने हिसाब से, क्योंकि 11th में कई बच्चों का स्ट्रॉन्ग पोर्शन होता है कि जैसे एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन उनकी स्ट्रॉन्ग हुए, डब्ल्यूपी स्ट्रॉन्ग होता है। रोटेशनल की मैं बात कर चुका हूँ कि रोटेशनल अगर आपने पढ़ा है तो आप पढ़ो, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बिल्कुल भी कि आप उसको अब उठा के देखें, क्योंकि एंड टाइम है, आपने जो पढ़ा है उसको पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा एग्जाम में। क्योंकि हम कितने कोई 1 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम देंगे तो सब 3 घंटे, सबके लिए 3 घंटे होंगे। उस 3 घंटे में आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आप कहाँ तक जाते हैं। ठीक है गाइज, हम आगे चलें 12th पे। तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों टॉपिकों को बिल्कुल अच्छे से करना है गाइज, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, हम आगे बात करें मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में से आप मानोगे नहीं, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी तक हमने देखिए मॉडर्न फिजिक्स भी ले लिया, और अगर हम करना चाहें तो अब आपके पास दो ऑप्शन एक और है। अगर आप ऑप्टिक्स करना चाहें, नहीं करना चाहें ठीक है, करना चाहें नहीं करना चाहिए आप पे डिसाइड करता है। कि अगर आपने पढ़ा है तो ऑप्टिक्स कीजिए, मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपके पास टाइम है। वैसे अभी तक हमने कितने मार्क्स क्लियर कर लिए देखिए मेरी बात। मॉडर्न फिजिक्स 4 क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स, तो मैं लिख लेता हूँ 16 मार्क्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स अपन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से आए देखिए क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इसमें से आए, तो 16 मार्क्स ये। ठीक है, अब हम 11th पे आए। 11th में थर्मोडायनामिक्स और इसमें थर्मल इलेक्ट्रिक थ्री थ्री क्वेश्चन यानी 12 मार्क्स। ठीक है, ऊपर आते हैं हम रोटेशनल मोशन, मैंने आपके मोशन आपके ऊपर छोड़ा है। एनएलएम और डब्ल्यूपी मिला के 2 क्वेश्चन, और मोशन मिला के 2 क्वेश्चन। तो ये देखिए आपके कितने मार्क्स हो गए, 48 मार्क्स। अब मैं 48 मार्क्स में से ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि 48 में से मेरे को 48 ही कलेक्ट करने हैं पूरे मार्क्स। लेकिन फिर भी हम अगर मान के चले तो 40 मार्क्स हम फिजिक्स में लेके आते हैं इन 5-6 टॉपिकों को पढ़ के, जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। अब इनको बेस बनाना है और बाकी सबको स्किप करके जाना है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स के साथ, उनको अपने 40 मार्क्स बिल्कुल कवर करने चाहिए मेरी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम जाए 140 हमारे जो मार्क्स आ रहे थे केमिस्ट्री और मैथ्स में मिला के, जो फिजिक्स में हमको 60 की रिक्वायरमेंट थी, अब हमने 40 कवर कर लिए। अगर अब आपको 20 मार्क्स चाहिए, अब 20 आप चाहे अपनी केमिस्ट्री को थोड़ा और अच्छा करें, मैथ्स को थोड़ा और अच्छा करें, या फिजिक्स में जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको थोड़ा और पढ़ के जाएं, तो आप ऐसे 200 अपने पूरे मार्क्स कवर कर सकते हैं। तो मेरा गाइस यही मोटिव रहता है कि जो भी बच्चे फिजिक्स के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जो भी कोई एक पर्सनल जो जो उनकी प्रॉब्लम होती है कि मेरी इस सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट के साथ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे मैंने आज फिजिक्स का ट्यूटोरियल बनाया, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही मैं किसी और के साथ बनाऊं कि मैथ्स के टॉपिक सेलेक्ट करवाऊँ आपको या केमिस्ट्री के टॉपिक सेलेक्ट, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय, सी यू।